हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली नंबर 3H पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स ये प्रश्नावली आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। सो गाइज आप इसको पूरा और कंसंट्रेट होकर ज़रूर देखें, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और फ्रेंड्स अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं। इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 11 है। कहता है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची यानी कैशियर से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। उसने बैंक कैशियर से क्या कहा कि आप मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के दो प्रकार के नोट दीजिए, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और कैशियर ने उनको कितना नोट दिया? टोटल 25 नोट दिया। अब आपको ये बताना है कि मीना ने 50 और 100 के नोट कितने कितने बरामद किए, ठीक है। तो मान लेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको यहां हल में आप लिखोगे माना ₹50 वाले नोटों की संख्या कितना मान लें? माना 50 रुपये वाले नोटों की संख्या X तथा 100 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर कितना? Y। हमने मान लिया कि बैंक कैशियर ने मीना को 50 के X नोट दिए और 100 के कितने नोट दिए? Y रुपये। और इस प्रकार से जब 50 और 100 के नोट आपस में मिले तो टोटल कितने नोट मिले थे? मीना को 25 नोट। यानी प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा? प्रथम शर्ता अनुसार। अब ये बताइए, प्रथम शर्तानुसार की बात करें। कहता है 2000 रुपये निकालने गई और उसने 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। अच्छा ये बताइए, अगर हम ये बताएं आपसे कहें कि 50 रुपये के जो नोट है X रुपये हैं तो उनसे कितना टोटल मूल्य बनेगा? तो अगर 50 के नोट X हैं तो यानी 50X उससे टोटल मूल्य बनेगा। और अगर 100 के नोटों की संख्या Y है और आपसे पूछा जाए कितने इसके मूल्य बनेंगे, तो आप नोटों की संख्या में जितने का नोट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? आपको उसका मूल्य मिल जाएगा। यानी 50 वाले नोटों की संख्या कितनी है? X है, तो 50 गुणे X ये क्या होगा? इतना रुपए बनेगा 50 वाले नोटों से। और 100 रुपये वाले से कितना रुपए बनेगा? तो 100 के नोटों की संख्या Y है तो इसमें गुणा कर देंगे। यानी नोटों की संख्या से जितने का नोट होगा उतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका टोटल रुपया मिल जाएगा। तो 50 वाले से कितना रुपया बनेगा? 50X बनेगा। और 100 वाले नोटों की संख्या से कितना रुपया बनेगा? 100Y बनेगा। और इस तरह से टोटल रुपये कितना हो जाता है? 2000 तो निकालते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 50 कॉमन, तो 50 कॉमन लेंगे तो X + 2Y यहाँ जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? ये 2000, ये इधर ये प्लस इधर आके इधर ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा। यानी X + 2Y बराबर हो जाएगा 2000 बटे में कितना? 50। यानी X + 2Y बराबर इसको काटे तो कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। कितना हो जाएगा? 40। और यहाँ से अगर X का मान निकालें तो 40 - 2Y ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ भाई? एक बार और समझ लीजिए। उसने 50 के X नोट प्राप्त किए और 100 के Y नोट प्राप्त किए, और इस तरह से 50 और 100 के नोटों को मिलाकर कितना रुपये हो गया था? 2000 रुपये।
तो हमने 50 के नोटों की संख्या में 50 से गुणा किया है और 100 के नोटों की संख्या में 100 से गुणा करा है, तो इस तरह से 2000 रुपये हो गया। अब 50 कॉमन था, 50 कॉमन लेने के बाद x + 2y बराबर 2000 बना और इधर ये गुणा है, इधर आके भाग हो गया, यानी x + 2y = 40 आएगा। जब आप डिवाइड करोगे 50 से 2000 को तो कितना आएगा 40, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 40 माइनस इधर प्लस इधर आके माइनस हो गया, यानी हम यहाँ से x का मान निकाल रहे हैं। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब द्वितीय शर्तानुसार में कह रहा है मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए, यानी 50 यहाँ आप लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, अब ये बताइए जो 50 के नोट हैं और 100 के जो नोट हैं उनको मिलाकर टोटल नोट कितने होते हैं? 2, यानी समीकरण नंबर 2। ये 50 के नोटों की संख्या, ये 100 के नोटों की संख्या है, जब दोनों आपस में मिले तो टोटल कितना नोट हो गया था? 25 नोट। यानी अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए तो y का मान मिल जाएगा। तो लिखोगे कैसे? लिखोगे समीकरण 1 से, किससे? 1 से किसका मान? x का मान आप निकालो। x का मान कहाँ रखने पर? x का मान समीकरण 2 में रखने पर। किस में रखने पर? 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है? x + y बराबर इतना है, तो इसी में x के प्लेस पे आप रख दीजिए। कितना रखोगे x प्लेस पे? 40 माइनस 2y और ये प्लस y = 25, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा? 40 माइनस y, क्योंकि ये प्लस y है, माइनस 2y घट जाएगा, ये = 25, ये माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 40, और ये माइनस y बराबर घटाएंगे तो कितना जाएगा? माइनस में 15, और y माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान कितना जाएगा? 15। ठीक है, अब y का मान तो मिल गया। अब लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, y का मान कहाँ रखने पर? y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x = 40 माइनस y। अब यहाँ से 40 माइनस y का मान कितना आप निकाले? 15 भी, तो ये कितना जाएगा? 25। ठीक है, ओके। ठीक है ना, तो ये हो गया। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया फ्रेंड्स, ये y नहीं 2y है। समीकरण 1 देखिए, x बराबर क्या है? 40 माइनस 2y है, तो 40 माइनस 2y, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 40 माइनस 30 हो जाएगा। कितना जाएगा? 30, यानी x बराबर कितना आएगा? 10। ठीक है, अब x का मान कितना हो गया? 10, और y का मान कितना हो गया? 15। यानी x आपने क्या माना था? 50 के नोटों की संख्या, तो 50 के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी? 50 के नोटों की संख्या आपने x माना था और x का मान आ गया 10, तो यानी हो जाएगा 10। 50 के नोट कितने हो जाएंगे? 10, और 100 के नोट कितने हो जाएंगे? 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपने y मान रखा था और y का मान कितना आपने निकाल लिया? 15। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रेंड्स आंसर। आशा करता हूँ आपको। तो प्रश्नौली का 12वां प्रश्न है, कहता है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक छात्रावास का मासिक भाग जो है, मासिक व्यय का एक भाग जो है वो नियत है, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया है। ठीक है, शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी A को जो 20 दिन भोजन करता है, छात्रावास व्यय के लिए कितना अदा करता है? 1000 रुपये। कोई एक छात्र जो है A है, वो कितने दिन तक भोजन करता है? 20 दिन तक भोजन करता है, तो उस छात्रावास व्यय के लिए कितना अदा करता है? 1000 रुपये। ठीक है, जबकि एक छात्र B को जो 26 दिनों तक भोजन करता है, छात्रावास व्यय के लिए कितना अदा करता है? 1080 रुपये अदा करता है। तो नियत व्यय ज्ञात करना है और प्रतिदिन भोजन का व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, तो लास्ट में जो आपसे पूछा जा रहा है उसी को मान लीजिए।
ठीक है। लास्ट में जो आपसे पूछा जा रहा है वही आप मान लीजिए। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे? पूछा आपसे ये जा रहा है कि नियत व्यय क्या है, क्या पूछ रहा है? नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन पूछा जा रहा है, ये दो पूछ रहा है। तो आप इसी को मान लीजिए। तो हल में कैसे लिखोगे? हल में माना छात्रावास का नियत व्यय, क्या मानोगे? छात्रावास का जो नियत व्यय है वो कितना है? वो है x रुपये। ठीक है, माना छात्रावास का जो नियत व्यय है वो कितना है? x रुपये, तथा प्रतिदिन भोजन का जो व्यय है, प्रतिदिन भोजन का जो व्यय है वो कितना है? वो है y रुपये। ठीक है, हमने ये मान लिया कि उसका जो नियत व्यय है वो कितना है? x रुपये है, और जो प्रतिदिन भोजन का व्यय है वो कितना है? y रुपये है। ठीक है, अब कहता है एक छात्र A, जो पहला विद्यार्थी A था, वो कितने दिन तक भोजन लिया था? 20 दिनों तक। तो भोजन का तो अलग से है, और उसका जो रहने का है कोई और खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा है, वो नियत है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार में क्या हो जाएगा? x जो नियत है, और दूसरा इस बात पे निर्भर करता है कि वो कितने दिनों तक भोजन लिया है। तो भोजन कितने दिनों तक लिया है? 20 दिनों तक, यानी हो जाएगा 20y। x धन, ये तो नियत हो गया, ये भोजन वाला हो गया, 20 दिनों तक भोजन लिया था, y के हिसाब से 20y हो जाएगा। और कितना अदा करता है वो? 1000 रुपये अदा करता है, यानी ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको हम कितना बना लें? समीकरण नंबर 1। या फिर ऐसा करें, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, या आप अगर विलोपन से सॉल्व करना चाहते हैं तो विलोपन से तब x का मान मत निकालिए, क्योंकि विलोपन में x का मान नहीं निकल जाता है। विलोपन में हमें दोनों के गुणांक सेम करने होते हैं, दोनों समीकरणों में ना। तो यहाँ विलोपन से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ x मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ द्वितीय शर्तानुसार में, द्वितीय शर्तानुसार में क्या हो जाएगा? द्वितीय शर्तानुसार में जो दूसरा विद्यार्थी है, जबकि एक विद्यार्थी बी जो है वो 26 दिनों तक भोजन लेता है। कितने दिनों तक? 26 दिनों में। और 26 दिनों भोजन में एक भाग तो नियत है, x वाला नियत है, और दूसरा इस बात पे निर्भर करता है कितने दिनों तक उसने भोजन लिया। तो भोजन कितने दिनों का लिया है? 26 दिनों तक लिया है, और किस रेट से? y के रेट से। तो यानी जगह 26y इक्वल टू कितना अदा करता है उसको? छात्रावास को कितना अदा करता है? 1080 रुपये। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप देख रहे होंगे समीकरण 1 और 2 में x के गुणांक सेम है, y के गुणांक तो सेम नहीं है, लेकिन x गुणांक सेम है। तो आप क्या करोगे? लिखोगे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। किसको? समीकरण 2 को क्या करने पर? को घटाने पर। तो घटा दीजिए। तो समीकरण 1 क्या था? x प्लस 20y इक्वल टू 1000 ना, इक्वल टू कितना था? 1000। और दूसरा क्या था? x प्लस 26y इक्वल टू 1080 ना। अब इसको आप घटा रहे हैं तो घटाने पे चिन्ह बदल दिया करते हैं, तो माइनस हो जाएगा। ये तो कट जाएगा क्योंकि सेम था, ये घटेगा। 26y में से 20y निकल जाएगा तो माइनस 6y बचेगा। और यहाँ 1080 में से 1000 निकाल देंगे तो वो कितना आएगा? केवल 80 आएगा। और यहाँ से y का मान निकालेंगे तो माइनस 80 बटे माइनस 6। अब कितनी बार में जाएगा? y का पहाड़ा हो जाएगा 6 के 6, अब 2 बचेगा, कितना बचेगा? ये हो गया 1080 है। 26 दिनों तक 20 दिनों तक भोजन लेता है। ठीक है ना, प्रश्न कहीं गलत नहीं हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये है क्वेश्चन थोड़ा सा है रॉन्ग, वो कहता है 1080, सॉरी ये जो है बी जो है वो 26 दिन तक जब भोजन करता है तो वो कितना अदा करता है? 1080 रुपये, 1180 रुपये, यानी 1000 ये नहीं है, 180 है। ठीक है ना, ये थोड़ा मिस्टेक क्वेश्चन हो गया था। यहाँ जहाँ 1080 था वो 1080 नहीं है, वो 1180 है। तो 1180 करेंगे तो कितना जाएगा? 1000 में से 1180 घटा देंगे तो 180 आएगा। और 180 यहाँ जब 6 से काटेंगे तो कितना आएगा? 3 6 3 18 यानी 30 आएगा। कितना आएगा?
आएगा 30, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह से y का मान कितना आ जाएगा 30 आएगा। और जब y का मान 30 आ जाएगा तो y का मान तो मिल गया है, x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए यही y का मान हम या तो समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, जो आपकी इच्छा का है। ठीक है, यहाँ भी इसको 1100 बना लेंगे। तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे y का मान क्या करना है, y का मान कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है कि x + 20y इक्वल टू कितना है 1080 है। ठीक है, तो यहाँ से y का मान आपने निकाल रखा, तो x धन 20 गुणे 30 इक्वल टू 1080 और यहाँ से करेंगे तो 3 दूनी 600 बराबर कितना 1080 और यहाँ से इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 1080 माइनस 600। और अगर आप 1080 में से 600 निकाल देंगे तो 480 बचेगा। कितना बचेगा, 480 बचेगा। कितना बचेगा, 480, यानी ये क्या है, x का मान होगा। अच्छा, आपने x माना क्या था, ये आपने नियत व्यय माना था, तो इसका मतलब है नियत व्यय कितना जाएगा। अब आप लिख लेंगे नियत व्यय जो है वो कितना हो गया, वो आपने x रुपये माना था और ये x मान कितना आ गया 480। इसका मतलब है छात्रावास का जो नियत व्यय है वो कितना हो गया 480 है। अब y क्या माना आपने, y आपने प्रतिदिन भोजन का व्यय माना था, तो आप लिख देंगे प्रतिदिन भोजन का व्यय जो है, प्रतिदिन भोजन का जो व्यय है, भोजन का व्यय कितना माना था आपने मान रखा था y रुपये, तो y का मान कितना हो गया, y का मान अभी आपने 30 रुपये माना था, तो इसका मतलब है प्रतिदिन उसका भोजन पर कितना खर्च होता है फ्रेंड्स, वो है 30 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको जरूर ये अच्छे से समझ में होगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो आप इसको थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो ये उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आप वीडियो पे नए हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। तो चलते हैं, प्रश्नावली का 13 नंबर प्रश्न है। कहता है यश एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर पर कितना अंक मिलता है या कटता है, -1 अंक कटता है। ठीक है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती होती तो वो कितना अंक अर्जित करता, वो 50 अंक अर्जित करता। ठीक है, यानी ये है सिंपल सा लैंग्वेज में है कि यस कोई एक विद्यार्थी है जो कितना अंक अर्जित करता है, 40 अंक। कब अर्जित करता है 40 अंक, जब प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक जो है काट लिए जाते, तब वो 40 अंक पाता है। लेकिन यदि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक दिया जाता और प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिया जाता, तब वो उस कंडीशन में वो 50 अंक पाता है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन है। आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रश्न उस टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो अगर उस टेस्ट में प्रश्न अगर आपसे बात की जाए तो ये अगर हम ज्ञात कर लें कि यस ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है, अगर हम ये ज्ञात कर लेते हैं तो दोनों प्रकार के प्रश्नों को जोड़ लेंगे तो मुझे टोटल प्रश्न मिल जाएगा ना। तो इसका मतलब है क्या मानेंगे, हल में मानेंगे माना सही प्रश्नों की संख्या बराबर कितना मान ले, वो x मान ले। हमने ये माना कि जो s ने सही प्रश्न किया है वो है x तथा गलत या अशुद्ध भी कह सकते हो आप गलत को, गलत प्रश्नों की संख्या जो है, गलत प्रश्नों की संख्या मतलब है यस के द्वारा जो प्रश्न गलत किए गए हैं वो संख्या। ठीक है, वो कितने हैं, y है। ओके, अब यहां से प्रथम शर्तानुसार में क्या करोगे, प्रथम शर्तानुसार में क्या करना है आपको, ये कहता है कि वो 40 अंक पाता है जब प्रत्येक सही उत्तर पे, अच्छा बताओ सही उत्तर हमने कितना मान रखा है, वो 4x मान रखा है और प्रत्येक पे कितने मार्क मिलते हैं सही पे 3, तो यानी हो जाएगा 3x। ठीक है, और गलत उत्तर पे कटौती की जाती है 1 की
और गलत प्रश्नों की संख्या आपने कितना मान रखा है y, तो यानी 1 में y से गुणा करेंगे तो 1y, और ये क्या हो जाएगा इस तरह से 40 अंक आ जाएगा, समीकरण नंबर हो जाएगा 1। नहीं बात में फिर से एक बार समझ लीजिए, वो कहता है कि जब वो प्रश्नों की संख्या कितनी है, आपने सही प्रश्नों की संख्या x मान लिया है और प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते थे, यानी हो जाएगा 3x, ठीक है। और गलत पे कितना होता है, गलत हमने माना गलत प्रश्नों की संख्या जो है y है, और y पे 1 अंक काट लिया जाता है, काटने का मतलब होता है माइनस, और यहाँ से अगर हम y का मान निकालें तो y को इधर ले जाइए, 40 को इधर ले आइए, तो हो जाएगा 3x माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा y। इसको हम समीकरण कितना बना ले, 1 बना ले। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार में क्या करेंगे, द्वितीय शर्तानुसार में कहता है यदि प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, तो आपने सही प्रश्नों की संख्या मान रखा है 4x, तो उसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4x। अब माइनस, ये माइनस क्यों रहा है, क्योंकि घट रहा है, कट रहा है, कटने पर माइनस होता है, और प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो गलत प्रश्नों की संख्या y है और इस पर 2 क्रेडिट से कट रहा है तो 2y हो जाएगा, और ये बराबर कितना अंक करता है 50। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2। अब आप यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 बन चुका है, तो आप लिखोगे समीकरण 1 से y का मान, कहाँ से, समीकरण 1 से y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो आप लिख दीजिए समीकरण 1 से किसका मान, y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस 2y इजिक्वल टू 50, तो 4x माइनस 2y, y का मतलब है y का मान कितना आपने निकाल रखा है 3x माइनस 40, तो रख दीजिए इजिक्वल टू कितना 50, तो यहाँ से 4x और ये 2 से गुणा करेंगे तो 6x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 80 हो जाएगा बराबर कितना 50, तो ये हो जाएगा माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा प्लस 80 इजिक्वल टू कितना 50, ये इधर 2x क्या है 2x, इधर ये जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 50 माइनस 80, तो माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 30 बटे माइनस 2, और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 15, ठीक है। x का मान कितना निकल गया 15। अब जब x का मान निकल गया है तो y का मान निकालने के लिए x का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे, तो आप लिखोगे कि x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कितने में, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 40 बराबर क्या है y है, और आपने x का मान निकाल रखा तो इसका मतलब हो जाएगा 15 माइनस 40 बराबर कितना y, 15 3 45 माइनस 40 बराबर कितना y, तो हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, y का मान क्या आ गया 5 आ गया, और x का मान क्या है 15, तो यानी है सही प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 15 और गलत प्रश्नों की संख्या जो है वो हो जाएगी 5। तो आप लिख दीजिए सही प्रश्नों की जो संख्या है, जो यश ने सही किया था उनकी संख्या सही प्रश्नों की कितनी है, सही प्रश्नों की जो संख्या है वो है 15, और गलत प्रश्नों की जो संख्या है वो कितनी है, गलत प्रश्नों की संख्या जो है वो कितना है, वो है 5। अच्छा, कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, कुल प्रश्न जोड़ लीजिए 15 धन 5, यानी टोटल उस टेस्ट में कितने प्रश्न थे, 20 प्रश्न थे। समझ में स्टूडेंट, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ज़रूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर अपने आप दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 14 है, कहता है एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी ये कोई डिस्टेंस, एक राजमार्ग है जिस पर 2 प्लेस है, एक A है और एक B है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस वो कितना है 100 km। ओके, सिंपल सा कहता है एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब कहता है एक कार A से, एक कार यहाँ से और दूसरी कार B से, यहाँ से
एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती। यानी अगर दोनों की दिशाएं ये होती, सपोज करिए ये कुछ चल रही है और बी यहाँ कार है, वहाँ से ये चल रहा है, जब ये स्टार्ट करती है ये भी स्टार्ट करती है, और जब दोनों कारें जो हैं अलग अलग चालों से एक दिशा में जाती हैं तब वो कार एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिलती है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। एक कार सपोज करिए ए पे है और एक कार बी है और दोनों एक समय पर स्टार्ट होती हैं, दोनों एक ही दिशा में जाती हैं। ठीक है, तो दोनों की दिशाएं अगर एक है और वो दोनों एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिलती हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन में यही कह रहा है यदि वो विपरीत दिशा में चलती, जैसे अगर एक कार इधर आ रही है तो दूसरी कार इस साइड आती, तो अगर ये कारें जो हैं उनकी दिशाएं जो हैं विपरीत होता तो केवल वो 1 घंटे बाद मिलती है एक दूसरे से। तो आपको ये बताना है कि दोनों कारों की चाल क्या है। तो यहाँ मानना पड़ेगा, आप मानेंगे कैसे? माना पहली कार की चाल, हल में माना पहली कार की चाल जो है वो कितना मान ले, वो हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x km/h। ठीक है, तथा दूसरी कार की जो चाल है वो कितना मान ले, y km/h। ठीक है, माना पहली कार की जो चाल है वो कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की जो चाल है वो कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहाँ प्रथम शर्तानुसार अब ये बताइए, कहता है कि जब दोनों की दिशाएं क्या है, पहली स्थिति में दोनों की दिशाएं एक समान दिशा में है। तो ध्यान रखना, जब दोनों की दिशाएं एक हो तो उनका होता है, एक फार्मूला होता है कि दोनों चालों का अंतर बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, जब क्या हो, दिशाएं एक हो तब उनकी चालों का अंतर बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ओके, समझ में? फिर से एक बार समझ लीजिए, पहले शर्त में कहता कि दोनों कार एक दिशा में जाती हैं, तो जब दोनों कार एक दिशा में जाएंगी उनकी चाल जो है अलग अलग होगी, तब वहाँ फार्मूला लगता है कि उनकी चालों का अंतर बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला आप लगाओगे, कुल चालों का अंतर बराबर क्या फॉर्म लगेगा कि चालों का अंतर जो है वो क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कुल समय। ओके, तो बताइए इनकी चालों का अंतर क्या होगा। पहली कार की चाल x किलोमीटर है, दूसरी कार की चाल जो है y किलोमीटर है, तो इनकी चालों का अंतर x माइनस वाई हो जाएगा। अब कुल दूरी कितनी है, a और b के बीच की दूरी है 100 km, तो यानी हो जाएगा 100 अपन समय कितना लगता है भाई, जब दोनों एक दिशा में चलती हैं तब समय उनको 5 घंटे का लगता है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 20। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ? ठीक है, सपोज करो आपको एक एग्जांपल देते हैं। सपोज करिए आप 2 प्लेस पे है और अगर या 2 प्लेस पे नहीं, एक जैसे सपोज करिए एक चोर है और एक पुलिस है। ठीक है, तो अगर चोर को जो है पुलिस दौड़ाया है तो दोनों की दिशाएं तो सेम होंगी भाई, जिस तरफ चोर भागेगा उस तरफ उसके पीछे पुलिस भी भागेगा। तो उस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए कि अगर उनके बीच की दूरी है 5 किलोमीटर, चोर और पुलिस के बीच की दूरी है 5 किलोमीटर और पुलिस जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ कर उसको पकड़ रहा है और जो है चोर जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है, तो आपसे पूछा जाए कितने समय में चोर पुलिस को पकड़ लेगा। ठीक है, कितने समय में जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगा। तो वहाँ से जब दोनों की दिशाएं सेम है भाई, जिस दिशा में पुलिस भाग रहा है उस दिशा में चोर भी जा रहा है, तो इसका मतलब है दोनों की दिशाएं सेम है, तो वहाँ चालों का अंतर बराबर फार्मूला क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, ये समझ में आया। तो चालों का अंतर x माइनस वाई हो जाएगा, कुल दूरी कितनी थी दोनों के बीच में 100 km था, कुल समय कितना लगता है, जब दोनों एक दिशा में जाती है तो 5 घंटे बाद मिलती है, यानी कुल समय हो जाएगा 5 घंटा। अब यहाँ से द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार में क्या हो जाएगा। अब कहता है लेकिन
लेकिन जब वो विपरीत दिशा में, सपोज करो ये इधर जा रही इधर आ रही है, अगर दोनों विपरीत दिशा में है तो इसका मतलब है वो कितने समय बाद मिलती है, केवल 1 घंटा समय लगता है उन दोनों को एक दूसरे से मिलने में। तो यानी यहाँ से हो जाएगा चालों का योग, जब दोनों के दिशाओं का दिशा विपरीत हो तो वहाँ से फॉर्मूला हो जाता है चालों का योग बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। क्या? कुल दूरी बटे कुल समय। ओके, तो चालों का योग हो जाएगा x + y बराबर कितना हो जाएगा, कुल दूरी 100 km है, समय 1 है तो 1 से कोई मतलब होता नहीं, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में y का गुणांक सेम है, x का भी गुणांक सेम है, तो अगर जोड़ेंगे तो y वाला कट जाएगा, अगर घटाएंगे तो x वाला टर्म कट जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो x - y बराबर क्या है समीकरण 1, x - y बराबर 20, समीकरण 2 क्या है x + y बराबर 100। ये समीकरण 1 और 2 हो गया, जोड़ने पे कोई चिन्ह बदलता नहीं, x जुड़ेगा 2x हो जाएगा, और यहाँ 100 में 120 जुड़े, 100 में 20 जुड़ेगा तो 120, यानी 120 बटे 2 यानी आएगा 60, यानी x क्या आ गया 60। और अगर y का मान आपको ज्ञात करना तो लिखोगे y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी x का मान, किसका मान, x का मान, x का मान समीकरण कहाँ रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण क्या है, 1 x - y बराबर 20 था, तो x का मान आपने कितना निकाला 60 माइनस y बराबर कितना 20, तो यानी -y बराबर 20 - 60 यानी -y बराबर कितना हो जाएगा -40, तो y बराबर कट के आएगा 40, ठीक है। अब x का मान कितना आ गया 60 आ गया, और y का मान कितना आ गया 40 आ गया, तो यानी हो जाएगा पहली कार की चाल, पहली कार की चाल जो है वो आपने x मान रखा था, तो x के m, तो इसका मतलब होगा 40, सॉरी 60 आपने x का मान निकाला, तो इसका मतलब हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा दूसरी कार की चाल क्या हो जाएगी, दूसरी कार की जो चाल है, कार की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी y के m पर आवर, ठीक है। तो y का मान आया 40, इसका मतलब है दूसरी जो कार है उसकी जो चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर अच्छे से समझें, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स ज़रूर ये अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो ज़रूर इसको आप सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, चलते हैं, थैंक्स फ्रेंड्स।